जी, आज का सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो एंड हाई को हमने देख लिया। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, जो आपके पास असेंबलर है, ट्रांसलेटर की 3 डिफरेंट टाइप्स, उनको भी चेक कर लिया। आईडी की क्या फीचर्स होती हैं उसको भी देख लिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्शन के लिए होता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस देता है जिसमें CLI एंड आपके पास इसमें मौजूद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। फिर ये मल्टीटास्किंग आपको करता है। मोर देन वन एप्लीकेशन में आप इसको आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो एट ए टाइम। ठीक है। फिर ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बेस देता है जिसके ऊपर आप एप्स को रन कर सकते हो। फिर इसमें ये आपको यूजर अकाउंट मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। इफ यू आर मोर देन वन यूजर ऑफ दिस मशीन, यू कैन मेक योर यूजर अकाउंट्स विद इट्स प्रॉपर जो इसके राइट्स हैं, परमिशंस हैं उसके साथ। फिर मैनेजमेंट ऑफ फाइल इसमें होती है। फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, मूव करना, रीनेम करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना। फिर इसमें हार्डवेयर पैराफेरल्स जो होते हैं जिसमें आपके प्रिंटर, स्कैनर्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस हैं, वो आपको मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो कर रहा होता है। बैकएंड के ऊपर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो मेमोरी में लोड होते हैं और आपके तमाम हार्डवेयर को ऑपरेशनल करने में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपकी मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट होती है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन को एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है मेमोरी, और मेमोरी में किस तरह वैल्यूज को मैनिपुलेट करना है, स्टोर करना है और रिट्रीव करना है। फिर प्रिंटर है या कोई और हार्डवेयर्स हैं, तो अगर उसमें इंटरप्ट्स आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इंटरप्ट्स आते हैं, प्रिंटर आपका किसी वजह से आपका प्रिंटर जो है वो स्टक हो जाता है, पेपर जैम हो जाता है। ऐसी सूरत में इंटरप्ट आपको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी क्या होती है जिसमें आप क्रेडेंशियल दिए जाते हैं यूजर नेम पासवर्ड के साथ। वेरी वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू आपको वो ऑथेंटिकेट करता है और आपको अलाउ करता है कि आप अपनी डिवाइसेस को यूज कर सको विद पासवर्ड। ये आमतौर पे कंपनीज में ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आप अनऑथराइज यूजर को आप प्रिवेंट करते हो टू गिव एनी एक्सेस टू योर रिसोर्सेज। तो ये अभी हम ये जी इसका HCI। बस इसकी मैं ब्रीफ सा आपको डिस्कस करूंगा। हमारी इंशाल्लाह इस वीक में क्लासेस थर्सडे तक होंगी। उसके बाद ईद हॉलीडेज के बाद हम रिज्यूम करेंगे वेडनेसडे को, 26 अप्रैल को। 21 से 25 हॉलीडेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे स्केड्यूल को। 21 से 25 मतलब फ्राइडे से ट्यूसडे तक हॉलीडेज हैं ईद की। ठीक है। तो हम वेडनेसडे को आपके साथ कनेक्ट होंगे दोबारा। तो हम 4 सेशंस हमारे पास हैं आज का मिला के। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होती हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करे। HCI और HCI मतलब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, इसमें 2 तरह के होती हैं जी। एक कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है और दूसरा आपका ग्राफिकल कहलाता है। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। कमांड लाइन आपको रिक्वायर करता है कि आपको इंस्ट्रक्शन आपको देनी पड़ती है, सिंटेक्स आपको देना पड़ता है। कुछ भी आपके पास जो है वो मेन्यू वाइज ऑपरेशनल पॉसिबल नहीं होता। तो ये नंबर ऑफ कमांड्स इसमें आपको नीड होती हैं, सीखनी पड़ती हैं। आप कोई भी एक्शन करने के लिए, जैसे मैं छोटा सा भी आपको काम करके दिखाता हूँ, लर्न करना कमांड को काफ़ी आपकी जो है कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो लर्निंग कमांड की बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये स्लो ये इस वजह से होता है कि कमांड्स को आपको हर दफ़ा लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। सिंटेक्स मिस हो गया, गलत कर दिया, तो आपको दोबारा से उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिफरेंट कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड ऑप्शंस। ये उस वक्त होता है जब एज ए कंप्यूटर इंजीनियर अगर आपको लो लेवल पे काम करना हो मेमोरी के साथ, या आप ग्राफिकल, जो आपको पता है ग्राफिकल जो आपका अप्रोच होती है, खासतौर पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो CLI आपकी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जिस तरह आपको यूनिक्स और लिनक्स की एग्जांपल दूंगा, ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। इसका भी ग्राफिकल वर्जन आ चुका है।
तो ग्राफिकल में इमेजेस होते हैं, आइकन्स होते हैं, आपके प्रॉपर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होता है, तो ये थोड़ा सा मेमोरी को हाईली, रिसोर्सेज को हाईली आपका वो रिजर्व कर देता है, तो आपकी एफिशिएंसी सिस्टम की थोड़ी सी डाउन जरूर रहती है, लेकिन इसको यूज करने का जो हमारे लिए हम कन्वीनियंट फील करते हैं, क्योंकि इसमें पिक्चर सिंबल्स वगैरह होते हैं, आइकन्स होते हैं, रादर देन टू टाइप नंबर ऑफ कमांड्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और ये रीजन क्या है, ग्राफिकल में ये वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस टू प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज वेम्प, ये आती है ग्राफिकल के अंडर। ग्राफिकल के अंडर आपको पता है विंडो आइकन्स हैं, W फॉर विंडोज, I फॉर आइकन्स, M फॉर मेन्यूज एंड यूज पॉइंटिंग डिवाइस माउस। ये चार आपकी इसके अंदर कंपोजिट अगर टर्म्स को कर दिया जाए तो ग्राफिकल असल में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है। विंडोज आपको नजर आ रही होती हैं, आइकन्स नजर आते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, माउस के साथ ऑपरेट करना आपके लिए आसान होता है। तो ये आपको ग्राफिकल में अगर आपसे को पूछे कि कौन सी टेक्नोलॉजी होती है डिवाइसेस में यूजर इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपको वेम्प होती है। मोस्ट कॉमन इज वेम्प। वेम्प स्टैंड्स फॉर, इतना का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विच ये डेवलप किया गया है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल ए कर्सर एंड आइकन आर सिलेक्टेड टू ओपन और रन विंडो। ईच विंडो कंटेन एप्लीकेशन एंड मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम अलाउ सेवरल विंडोज टू ओपन एट अ टाइम। आपको पता है एक ही वक्त में आप मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, एक से दूसरे में स्विच कर सकते हो। ये डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन आपको प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको विंडो मैनेजर लुक आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन, आपको ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन। जिस तरह इस वक्त भी मैं ऑल टैब से जा रहा हूँ, ये देखो ये सारी चीजें पॉसिबल है। माउस के साथ भी मैं क्लिक करने से एक एप्लीकेशन से दूसरी में जंप कर रहा हूं, टेंशन ही नहीं। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपके पास अगर आपने लिस्ट भी दिखानी हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको DIR करना पड़ता है, CLS टू क्लियर स्क्रीन। और अगर आपको फाइल क्रिएट करनी हो, कॉपी कॉन आदि .txt कमांडें याद रखनी पड़ती हैं आपको। सर कॉपी क्या है, ये कौन क्या है, ये तो हादी .txt तो फाइल का नाम नजर आ रहा है, ये बाकी चीजें क्या है, ये कमांड्स है। ठीक है, और ये जैसे ही आप एंटर करते हो, दिस इज फाइल ऑफ हादी वेयर ही वांट टू, वेयर ही वांट्स टू स्टोर फ्यू लाइंस, नेम इज classes, ages, ठीक है, दिस एंड दिस। इसको फिर सेव करना पड़ता है, कमांड फिर याद रखनी पड़ती है, Ctrl+Z। और ये अब आपकी फाइल इस लोकेशन पे जो कि आपको ये दिख रही है फोल्डर, ये फोल्डर है असल में C ड्राइव में यूजर्स, उसमें एक फोल्डर। अच्छा, इसको ग्राफिकली देखना हो तो मसला ही कोई नहीं है, देखो एक्सप्लोरर में गए, दिस PC में गए, C ड्राइव पे गए, ये यूजर्स हैं, और ये आपका यूजर का नाम, और ये वो फाइल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बनाई है। इस लिस्ट में ये फाइल आपको नजर आ रही है, डबल क्लिक करोगे, ये तो काम आसान हो गया। लेकिन आपको सर इसको अगर मैंने कमांड लाइन में करना हो, तो आपको कमांड लिखनी पड़ती है डायरेक्टरी DIR। ये है जी वो फाइल जो आपने बनाई है, नीचे ये दिस वन, कितने बाइट्स हैं, साइज बता रहा है, किस डेट पे क्रिएट हुई है, किस टाइम पे क्रिएट हुई है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दिस। अगर आपने इसको व्यू करना हो, टाइप कमांड अनदर कमांड आदि .txt। आपको रीनेम करना है फाइल को, आपको रीनेम कमांड, साथ में फाइल का नाम txt विद नेम इज फॉर एग्जांपल हनीफ .txt। नेम चेंज हो गया, चेक कर लो। ये काम स्टूडेंट्स ग्राफिकल में करना बहुत आसान, ड्राइव यूजर्स, और इसमें ये है जी,
यहाँ रीनेम कैसे करते हैं, आप राइट क्लिक करते हो, कमांड याद रखने की कोई जरूरत नहीं, रीनेम, एंड अगेन इफ यू वांट टू चेंज अम्मार, यानी नाम चेंज हो। तो इसका मतलब है कि आपको स्टूडेंट्स दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक ग्राफिकल कहलाता है, एक CLI कहलाता है। CLI डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें कमांड्स है, और ये इजी इसलिए है, और लेकिन फर्क एक और है, उसमें मेमोरी हाईली ऑक्युपाइड होता है ग्राफिकल में, CLI में नहीं होती। और ये डिफरेंस आपको बता दिया, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। डिफरेंस क्या है जी, कि आपने अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना हो कंप्यूटर के साथ, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना हो कंप्यूटर के साथ, यू हैव टू यूज CLI। हमारे साथ सिर्फ हनीफ है जी, सिर्फ दो स्टूडेंट्स, ठीक है। CLI, तो CLI में ये आपने एडवांटेज याद कर लेने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजी ना लो बच्चों, टाइम बड़ा शॉर्ट है, और अब ईद हॉलीडेज भी बीच में आ रही है, तो ज़ाया ना करना। ये मैं आपको कल मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया था इसका, चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें यूजेस ऑफ इंटरनेट है, वो हमारा चैप्टर अगला है। उसके मैंने नोट्स इसलिए दे दिए कि इसको आपने वीकेंड पे जो हॉलीडेज में इसको जरूर स्टडी कर लेना, ताकि हमारा चैप्टर 5 भी रेडी हो जाए। फिर हम जब 6 की तरफ जाएं, हमारा लास्ट चैप्टर होगा जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है, तो उसको पढ़ लेंगे। फिर जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चन आंसर को हम देख लेंगे। और फिर जहां जहां हमें पेपर 2 की प्रैक्टिस चाहिए, 1 की चाहिए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हम कर लें, ताकि बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज नंबर 3, सॉरी, इसके बाद आपके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये आपने स्मॉल, ये जैसे आपको बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज होती है, किसमें, CLI में, ये लिखा हुआ पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ठीक है इंशाल्लाह। बस मैं चाह रहा था एक दफा इसको मैं क्लोज कर दूं चैप्टर्स को, फिर रिवीजन जिस चैप्टर की कहोगे करवा दूंगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं जब कभी आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाए बिटवीन CLI एंड योर ग्राफिकल। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में आपको क्लियरिटी हो, ये एडवांटेजेस आप इसी तरह, और ये कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में आप बहुत अच्छे तरीके से CLI में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर इसमें यूजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड ऑप्शंस, इसमें कोई बना बनाया कोई मेन्यू नहीं है कि आप उसी में रह के ही काम कर सकते हो, ओपन है सिस्टम आपका, कमांड्स के थ्रू ऑपरेशन आप इसे कर सकते हो। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खसूसियत जो मुझे अच्छी लगती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ऑक्युपाइड करता है, ये एडवांटेज है। जहां तक डिसएडवांटेज है, वही बात, नंबर ऑफ कमांड सीखनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको 2-3 कमांडें सिर्फ दिखाई हैं, AR, रीनेम, कॉपी कॉन। अब आप घबरा गए होंगे, इसका मतलब क्या है, इंटरफेस जो आपका CLI है थोड़ा डिफिकल्ट है सीखना। क्यों, कमांड्स, नंबर ऑफ कमांड टू कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन। ये देखो इतनी आसान आसान चीजें होती है स्टूडेंट्स, इसको आप रटने की जरूरत नहीं होती, इसको वैसे ही बंदा मेमोरी में जाके नोट कर लेता अपने जो है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब कभी आपको पेपर में डिसएडवांटेज या एडवांटेज आए तो आप इजीली इसको फॉलो करो। नंबर 2, ऑल कमांड नीड टू बी टाइप विच टेक टाइम एंड कैन बी एरर प्रोन भी हो सकती है। लाइव सिंटैक्स छोटी सी मिस्टेक कर दी, एरर आएगी, कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप ठीक नहीं करोगे। ईच कमांड मस्ट बी टाइप इन यूजिंग करेक्ट फॉर्मेट, स्पेलिंग एंड सो ऑन। सिंटैक्स, ग्राफिकल, ग्राफिकल में क्या है, आपको यही एडवांटेज हो जाता है, जो उधर डिसएडवांटेज है वो इधर एडवांटेज है ग्राफिकल में, फ्रेंडली होता है। ये आपने 4-5 चीजें ना, ये आपने बिल्कुल याद रखो, और पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं, इसको बड़े अच्छे तरीके से राइटिंग में लेके आना है। फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होता है, आइकन एंड आर यूज्ड एंड रिप्रेजेंट एप्लीकेशंस। फिर इसमें आपके पास पता है माउस की फैसिलिटी होती है, जो कि क्लिक के ऊपर आइकन पे लॉन्च कर देता है किसी भी प्रोग्राम। इसमें से मैं अगर इलिस्ट्रेटर लॉन्च करना चाहूँ, मसला कोई नहीं, मैं आइकन पे क्लिक करूंगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। टच स्क्रीन होगी तो वो और अच्छा आपके पास। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे, इसको आपने क्लियर कर लो, अगर आपसे कोई पूछे इसका कोई डिसएडवांटेज है, ग्राफिकल का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है हादी,
मेमोरी में रिसोर्सेज को हाईली ऑक्यूपाइड कर, ये लिखा हुआ पॉइंट बड़ा टेक्निकली बड़ा साउंड पॉइंट है। टाइप ऑफ इंटरफेस यूजेस अप कंसिडरेबली मोर कंप्यूटर मेमोरी देन ए CLI। नंबर 2, लिमिटेड, इसमें आइकन प्रोवाइड होते हैं, स्क्रीन उसी में रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते। मतलब जो इंटरफेस बना दिया गया है बाय प्रोग्रामर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसी में रहोगे, इससे बाहर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। नीड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, इसमें आपको खास तौर पर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसमें इंटरफेस ऐसा बनाया हो। बाद इंटरफेस ऐसे होते हैं जो होती CLI है। ले जी, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपकी दोबारा से वही बताई जा रही हैं, ठीक है। फिर सेकंड, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। और ये मेमोरी मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये काम पॉसिबल नहीं था। तो मेमोरी क्या होती है, अब होता है जो प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, जो अलाउ करता है डाटा टू बी मूव्ड बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। फाइलें जो लोड होती हैं, आपने कोई डिजाइन बनाया है, कोई आइकन बनाया है, कोई फॉर्म बनाया है, कोई आपने अपना रिज्यूमी टाइप किया हुआ है, आप कोई क्लाइंट के साथ लेटर वाइज आप टाइप करना चाह रहे हो, कहाँ लोड होता है? हार्ड डिस्क में अगर पड़ा हुआ है, कल परसों आपने सेव किया है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, लोड कहाँ होता है? रैम में होता है। ये कौन करता है? बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम। और जहां पे उसने ओपन करा है, जहां स्टोर करा है, तो उसको ट्रैक भी करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेमोरी की किस लोकेशन पे कौन सी फाइल, कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। carries out memory protection to ensure that two competing application cannot use the same memory location at the same time। अब पता है, एक अगर एप्लीकेशन किसी इमेज को यूज कर रही है, काम हो रहा है उसमें, तो उसको किसी दूसरी एप्लीकेशन में आप लोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लोड है किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर। तो ये भी कौन कर रहा होता है बिहाइंड द सीन? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। और ये आमतौर पे इफ दिस वाज नॉट डन, अगर ऐसा ना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये फीचर्स ना होती तो क्या क्या हो सकता था? डेटा वुड प्रॉब्लली लॉस हो सकता था, एप्लीकेशन वुड प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट हो सकते थे, पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते थे। इफ डेटा इज प्लेस इन द रॉन्ग एप्लीकेशन इट माइट मेक इट एक्सेसिबल टू अदर सॉफ्टवेयर विच वुड बी मेजर सिक्योरिटी इशू हो सकता था। और इन एक्सट्रीम केसेस द कंप्यूटर वुड क्रैश भी हो सकता अगर ये फीचर ना होती मेमोरी को मैनेज करने की। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है जी? आमतौर पे आप अपने डेटे को, अपनी एप्लीकेशंस को, अपने जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको सिक्योर करते हो। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सेगमेंट होता है। द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट द इंटेग्रिटी, नंबर 2 कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा हो। ये किसकी फीचर है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि जो चाहिए जिस वक्त आपको अवेलेबल होना चाहिए। मतलब किसी फाइल को ओपन करो, हो अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई आपने पासवर्ड लगाया है और उसको आप इंटेग्रिटी उसकी डिस्टर्ब ना हो, इंटेग्रिटी मतलब कंटेंट को टेम्पर ना कर दे, इंटेग्रिटी से बोलते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब अगर मैंने फाइल आपके लिए रखी है तो आपको अगर मैंने एक्सेस दिया, परमिशन दिया ओपन करने की, सिर्फ आप ही ओपन कर सको। confidentiality, integrity and availability of data is under which feature security management। security management में 3 फीचर होती है कंप्यूटर सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटेट करता है। क्या? नंबर 1, जब चाहो जो फाइल आपको अवेलेबल हो। नंबर 2, आपकी जो डाटा है वो इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा हो, मतलब कोई टेम्पर करने का उसमें इशू ना हो। नंबर 3, आपको इसमें जो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जिसके लिए रखा गया है आप उसी को ओपन करने की परमिशन होनी चाहिए। This can be achieved as follows. Many of these features are covered in the more depth as by carrying out operating system updates as and when they become available। नंबर 1 ये होना चाहिए, ये फीचर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब पता आए दिन पैचेस लॉन्च करता है विंडोज। वो पैच क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेशन करने की, अपडेट करने की। तो वो एक ये फीचर है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू ये पॉसिबल करता है। इंश्योरिंग दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि इज अवेलेबल ऑलवेज अप टू अपडेट होना चाहिए, प्रिवेंटिंग द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा। और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो एंटीवायरस आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन अगर आपने रखे हुए हैं तो ऐसी सूरत में वो अपडेट वर्जन होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। और इससे मकसद क्या होता है इसका कि डाटा इंटेग्रिटी, कोई वायरस अटैक ना हो जाए।
आपको पता है वायरस जब भी आता है, आपका हैक होता है सिस्टम, तो आपका डाटा वो करप्ट हो सकता है, डाटा आपका चेंज हो सकता है, टेम्परिंग हो सकती है। तो इंटेग्रिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरसेस अपडेट होनी चाहिए और आपकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा मेक श्योर होनी चाहिए। ये सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंडर आती है। और जब कभी आप कम्युनिकेशन करो तो आपके पास इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जो आने वाली ट्रैफिक है, कोई हैकर बैठा हुआ है आउटसाइड योर कंपनी और आपके वो सिस्टम में आना चाह रहा है, हैक करना चाह रहा है फाइलें, तो फायरवॉल एक बड़ी जबरदस्त फीचर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो उसको रोक देता है। वो ऐसे जो डाटा पैकेट्स को वो चेक करता है जो आपके जो है वो प्रेमिसेस में एंटर होना चाह रहे हैं, आपके राउटर के थ्रू आपके डिवाइसेस पे एंटर होना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है फायरवॉल। फायरवॉल बिल्ट इन फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की अपनी है, जो इससे ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे पैकेट्स को स्टडी करता है और उसको फिर आने से ब्लॉक कर देता है बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिविलेजेस टू प्रिवेंट। और अगर आपने प्रिविलेजेस लगा दो, प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा बड़ा प्राइवेट है और मैं चाह रहा हूं कि मैंने एक फाइल अगर मिस्टर हनीफ को सेंड की है तो मिस्टर हादी उसको व्यू ना कर पाए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, मैंने उनकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके पेरेंट्स के साथ शेयर की है, तो वो मैं चाह रहा हूं कि वो बच्चा कोई और ओपन करके ना देख सके। ये आप परमिशन देते हो, परमिट करते हो मल्टी यूजर एक्टिविटी। दिस इज डन बाय सेटिंग अप ए यूजर अकाउंट एंड मेकिंग यूज ऑफ पासवर्ड। दो तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हो अनऑथराइज यूज से। ये ना हो कि मेरे कंप्यूटर में बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है और कोई एबीसी आके मेरे कंप्यूटर का डाटा वो देख पाए, तो कैसे यूजर नेम पासवर्ड लगा दूंगा। फिर अगर किसी फाइल को ओपन करना चाहे तो उसमें भी पासवर्ड लग जाता है। और फिर इसमें मजीद इंश्योर करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो फीचर होती है कि राइट्स दे दी जाए कि फलां बंदे को ये प्रिंट के राइट्स हैं, फलां बंदे को ओपन करने के राइट्स हैं, फलां बंदा इसको ओपन नहीं कर सकता, तो ये परमिशंस होती हैं, ये लग जाती है। और इसमें सिक्योरिटी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर होती है कि इसमें बैकअप की फीचर आपके पास अवेलेबल होती है। बैकअप एक काइंड ऑफ ऐप है जो विंडोज में भी अवेलेबल हो और इन केस ऑफ एनी डिजास्टर आपके डेटे को रिकवर किया जा सके या करप्ट होने की सूरत में, लॉस होने की सूरत में रिकवर किया जा सके। और इसी तरह आपको हेल्प करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ये फीचर कि बाहर का कोई यूजर आपके डेटे को आके हैक ना कर दे, इंट्रूजन ना हो जाए। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो होता है इसकी हार्डवेयर मैनेजमेंट। अब हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या होती है जनाब, जो आईओ डिवाइसेस होते हैं ना, आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस का मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये आईओ डिवाइसेस कहलाते हैं। इनकी मैनेजमेंट भी कौन कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी ये क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारी फीचर्स हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारी याद रखनी है, एचसीआई से लेके हार्डवेयर मैनेजमेंट। और लाजवाब जो कम्युनिकेशन होती है आप आईओ डिवाइसेस के साथ यूजिंग डिवाइस ड्राइवर, ये मेक श्योर कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजेस ए डिवाइस ड्राइवर टेक डाटा फ्रॉम ए फाइल defined by the operating system and translate into format that IO device can be understand। और याद रखना, अगर आपने कोई फाइल प्रिंट के लिए भेजी है तो उसका हार्डवेयर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है, कैसे प्रिंट करना है, हार्डवेयर उसको किस तरह सेंस कर लेता है, लेटर्स को, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए आपका डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट करता है, जो ट्रांसलेट करता है और उस हार्डवेयर को आपस में जो उसका जो है कंपैटिबिलिटी का इशू रिजॉल्व करने के बाद उसको ट्रांसमिट करता है और वो आपके फिजिकली वो पेपर के ऊपर उसको प्रिंट आउट निकाल देता है। उस फॉर्मेट को रिकग्नाइज करने का काम डिवाइस ड्राइवर का होता है, जिस फॉर्मेट में आपने डाटा टाइप किया है, उर्दू है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जो भी है। इंश्योर ईच हार्डवेयर रिसोर्स हैज ए प्रायोरिटी so they can be used and released as required। प्रायोरिटी वाइज हार्डवेयर का मतलब प्रिंटिंग है, मैंने भेजी, आपने भेजी, मिस्टर हनीफ ने भेजी, मिस्टर अमार ने भेजी, मिस फातिमा ने भेजी प्रिंट, तो किसकी प्रिंटिंग पहले होगी, किसकी बाद में होगी, ये भी हार्डवेयर जो प्रिंटर एक आप पॉसिबल नहीं है कि आप 10 लोग हैं तो 10 प्रिंटर लगाओ, एक ही प्रिंटर है, शेयर किया हुआ है। तो ये आपकी रिसोर्स जो आपके हार्डवेयर है, इस पर भी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, प्रायोरिटीज कौन सेट कर रहा है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रिंटिंग अगर आपको पता है कंट्रोल करनी हो तो बफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूज एंड बफर। इसको समझाने के लिए मैं ये काम करता हूं,
ये आपका एक मिसाल के तौर पे प्रिंटर लगा हुआ है और इसके साथ नेटवर्क पे मौजूद कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं। और अगर ये प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, ये नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं सारे, ये पर्सन 1 2 3, ये अगर आपको 100 पेजेस की एक फाइल है वो सेंड करता है, अगर डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो ये क्यू में लगा देता है पहले बंदे की फाइल। फिर अगर उसके बाद तीसरे बंदे ने फाइल भेजी है, थर्ड यूजर ने, उसको क्यू में लगा देता है, फिर सेकंड ने इसको क्यू में लगा देता है। तो ये एक चीज याद रखना, ये कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं बफर, बफर एरिया होता है। बफर एरिया जिससे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एरिया जो बफर जोन कहलाता है, उसी से वर्ड निकला हुआ है बफर। ये एक ऐसा एरिया होता है जो आपके डेटे को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस एक ही वक्त में प्रिंट नहीं होते, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, 10 पेज डॉक्यूमेंट के सेंड कर देगा, इसके बफर में प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे प्रिंटिंग ओवर होती है, फर्दर 10 या 12 पेज जितनी बफर में साइज होता है उसके मुताबिक प्रोसेस करने के बाद दोबारा प्रिंटर सेंड कर देता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये कब तक चलता है? जब तक फाइल का टोटल प्रिंट निकल ना आए। तो जैसे ही आपका सारा फाइल प्रिंट हो जाती है तो बफर एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी होने के बाद वो सिग्नल सेंड करता है कि अगली कोई फाइल अवेलेबल है, मेरा प्रिंटर रिसोर्स अवेलेबल है, कोई और सेंड करना डेटा आप सेंड कर दो। तो ये बफर आपका यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंटर मैनेजमेंट में when printing out a document. First of all, the printer drive is located and loaded into memory. होता क्या है, जैसे आप प्लग लगाते हो प्रिंटर का, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट पे आप प्लग इन करते हो, सेंस करता है क्या हार्डवेयर कनेक्ट हुआ हुआ कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देता है मेमोरी में। क्या चीज लोड करता है? इस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर मेमोरी में लोड होता है, नंबर 1। अच्छा, ये इसलिए याद करना है, हो सकता है पेपर में आपके कुछ स्टेप्स आपके शफल करके वो दे दे, पहले नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, प्रिंटिंग करो सेंड करो। ये स्टेप इसलिए भी याद करने हैं कि आपको इसको अरेंज करना पड़ जाता है, ऑर्डर में लगाना पड़ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंटर ड्राइवर मेमोरी में लोड होता है, देन डाटा इज सेंड टू द प्रिंटर की। कहां सेंड करता है? प्रिंटर का अपना मेमोरी एरिया को क्या बोलते हैं? बफर, रेडी फॉर प्रिंटिंग। देन अगर प्रिंटर बिजी हो, मेरे से पहले कोई प्रिंटिंग नहीं कर रही थी, प्रिंटर बिजी था, प्रिंटिंग जॉब हैज ए लो प्रायोरिटी, और जो मैंने फाइल भेजी है लाल में उसकी मैंने प्रायोरिटी लो रखी है, देन द डाटा इज सेंड टू द प्रिंटर क्यू। प्रिंटर का भी क्यू होता है, क्यू में लगा देता है। इट कैन बी सेंड टू द प्रिंटर बफर, जो बाद में जब बफर आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी तो क्यू से निकाल के उसको कहां रख देगा? बफर एरिया में। और बफर एरिया सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जहां डाटा प्रोसेस होने के बाद पड़ा होता है और प्रिंटिंग के लिए रेडी होता है मटेरियल। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीजें होती हैं प्रिंटर में, एक क्यू होता है और उसका एक बफर होता है। बफर में जो डाटा होता है वो प्रिंटिंग कंडीशन में हो रहा होता है, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग हो रही होती है, और क्यू वो होता है जो सेकंड जॉब आई है, और बफर चूंकि एम्प्टी नहीं है तो वो कहां रखेगा? मेमोरी के, उसको इस काइंड ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? क्यू में रखना। क्यू एंड देन बफर, ठीक है, लाइन अप करने को क्यू बोलते हैं। और बफर क्या होता है? वो आपका प्रोसेस किया हुआ डाटा जो प्रिंटिंग करंटली जॉब डन कर रहा होता है। फिर क्या होता है? इट विल सेंड वेरियस कंट्रोल कमांड्स टू द प्रिंटर थ्रू आउट द प्रिंटिंग प्रोसेस, और इनके दरमियान में आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। बफर जैसे एम्प्टी होता है वो कहता है क्यों में कुछ और जॉब पड़ी है, भेज दो मुझे, प्रिंटिंग शुरू हो जाती है उसकी। जैसे बफर खत्म होता है वो कहता है क्यों में कोई और जॉब पड़ी है, किसी और बंदे ने प्रिंट भेज दिया, भेज दो। तो ये एक प्रोसेस है, ये कब तक चलता रहेगा? इनके आपस में कम्युनिकेशन बिटवीन बफर एंड क्यू, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, बफर पूरा रिलीज ना कर दे प्रिंटिंग हार्डवेयर पे। और याद रखना इसमें कुछ एरर्स भी आ सकती हैं, जैसे प्रिंटर जैम हो जाता है। अच्छा, प्रिंटर जैम कब होता है? पेपर स्टक हो गया, तो इस सूरत में क्या एक जनरेट होगा? इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? एक मैसेज होता है, किसको? आपके यूजर को। स्क्रीन पे मैसेज आएगा योर हार्डवेयर नीड्स यू, यू कैन जस्ट गो देयर एंड जस्ट रिमूव द एरर। अगली बात, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कि आपने पता है आपको कि आप फाइलों के साथ क्या क्या कर सकते हो। जिस तरह आपको पता है बड़े कन्वेंशनल काइंड ऑफ फाइल नेम होते हैं विद डिफरेंट एक्सटेंशन,
बैच फाइल्स होती हैं, HTML की फाइल होती हैं, डेटाबेस फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, स्प्रेडशीट फाइल्स होती हैं, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, क्या क्या फाइलों के ऊपर हो सकता है। फाइल क्रिएट होती है, लाजिम बात है, फाइल क्रिएट जो होगी ओपन भी होगी, फाइल जो ओपन हुई है क्लोज भी होगी, फाइल जो बनी है डिलीट भी होगी, फाइल जो बनी है उसका नाम भी चेंज हो सकता है, फाइल जो बनी उसकी कॉपी भी निकाल सकते हो, फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव भी किया जा सकता है। और लाजिम बात है, अगर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है तो उसका एक हेरारिकल मैनर में इसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, डायरेक्टरी वाइज। और इसमें फिर परमिशन जो मेंटेन करने के लिए एक्सेस राइट्स देने पड़ती हैं, फाइलों के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, मेकिंग फाइल अवेलेबल एंड एडिटिंग और लॉकिंग दैम, ensuring memory allocation होनी चाहिए for a file by reading it from the hard disk and loading it into the memory। और ये सारी ट्रांजैक्शन चल रही होती है हार्ड डिस्क एंड मेमोरी के दरमियान में, लोडिंग एंड रिट्रीविंग फ्रॉम योर स्टोरेज। इंटरप्ट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अब आगे आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा जी, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की रोल्स बता रहा हूं, 4-5 मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ हम कर चुके हैं। मल्टीटास्किंग नाम से जाहिर है, अलाउज कंप्यूटर टू कैरी आउट मोर देन वन टास्क, प्रिंटिंग भी हो रही है, स्काइप पे चैटिंग भी हो रही है, एक्सेल की स्प्रेडशीट भी रेडी हो रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग वॉच भी किया जा रहा है, सीडी को प्रोवाइड भी किया जा रहा है, सारे एक्शन इन वन गो हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मल्टीटास्क बोलते हैं, एट अ टाइम चल रहे होते हैं। each of the process will share the hardware resources, लाजिम बात है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है रिसोर्सेज क्या होती है, मेमोरी हो गया, रिसोर्सेज क्या होती है, रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सारे रिसोर्सेज है, हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसको कौन मैनेज करता है, कभी प्रिंट सेंड कर रहे हो, ब्राउजर ओपन किया हुआ है, ब्राउजिंग भी कर रहे हो, ये रिसोर्सेज हैं सारी जो कंप्यूटर के ऊपर चल रही होती हैं। मल्टीटास्किंग, तो ये बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बड़ा ही एफिशिएंटली प्ले कर रहा होता है to make sure that the multitasking operates correctly। in other words, अगर ना हो, clash होगा each other, the operating system needs to be constantly monitor करता है status of each process under the its control। इसमें होता क्या है, जिस चीज को जो सी रिसोर्स चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, रिसोर्स नीड प्रिंटर, मेल करनी है, रिसोर्स नीड ब्राउजर, तो ये सारी चीजें रिसोर्सेज को एलोकेट करने का, प्रोसेस करने का, इस टाइम लिमिट के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे ये कर रहा होता है। द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड व्हाइल इट इज रनिंग, ये भी हो सकता है इंटरप्ट किया जाए, या आप मैनुअली इंटरप्ट कर दो, या उसका हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट हो जाए, जैसे पेपर जैम होने की बात हो रही थी। द प्रोसेस इज गिवन ए प्रायोरिटी सो इट कैन बी रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रिस्क लोड। अच्छा, जो आपके इंटरप्ट्स आते हैं ना, उसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। जो सबसे सेंसिटिव मैटर होगा उसको आप हाईली प्रायोरिटी पे सॉर्ट आउट करोगे। जो लो प्रायोरिटी की जॉब है, तो ये सारी बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को प्रायोरिटी वाइज भी सेट करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल काम क्या है, प्रिंटर का पेपर जैम हुआ, ठीक करो, क्रिटिकल जॉब आ गई। तो ये प्रायोरिटी सेट करने का भी मैटर कौन करता है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट। और ये आपको मल्टीटास्किंग की डायग्राम ये बता रहा है, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कर रहा है, सबको टाइम दे रहा है, स्प्रेडशीट, ईमेल्स, वेब ब्राउजर, एंटीवायरसेस, ये मल्टीटास्किंग चल रही होती है बिहाइंड द सीन। फिर जहां तक मैनेजमेंट ऑफ योर यूजर अकाउंट होती है, और इसमें हाईएस्ट प्रिविलेजेस के साथ जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। ये अलाउ करता है मोर देन वन यूजर लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर पे मैंने 3 यूजर अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं करता हूँ और दोस्त करता है, एक और स्टाफ मेंबर करता है, अगर करना चाहिए कर सकता है, वह वो कर नहीं रहा लेकिन बनाने को बना सकते हैं। It is therefore important that user data is stored in separate parts of the memory for security reason। अब ये नहीं कि मिस्टर हादी भी यूजर है मेरे इस कंप्यूटर के, मिस्टर हनीफ भी यूजर है इस कंप्यूटर के, तो हमारी मेमोरी या डाटा जो स्टोर हो रहा है वो आइसोलेट करके कर रहा है। मैं यूजर अकाउंट अपना ओपन करूंगा, लॉगिन करूंगा, क्रेडेंशियल पासवर्ड देके, तो मैं अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता हूं, अपने अकाउंट का डाटा एक्सेस कर सकता हूं। जब मिस्टर हादी करेंगे, मिस्टर हनीफ करेंगे, वो अपने अकाउंट्स को, और ये अकाउंट्स आपको पता है अंडर दिस नोड पॉपुलेट होते हैं। आप अगर आप कंप्यूटर में जाओ, कंप्यूटर में अगर आप सी ड्राइव पे जाओ, तो ये जो जितने यूजर्स होते हैं वो इसके अंदर अकाउंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं।
और हर एक के अपने अपनी रिसोर्सेज की एजुकेशन फाइलों का मैनेजमेंट इसमें पड़ी होती है। जैसा ये यूजर अकाउंट है, ये है, या मिस्टर हादी का जैसे मैं यूजर अकाउंट बनाऊंगा, मिस्टर हादी यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। मिस्टर हनीफ का अगर मैं यूजर अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे एक फोल्डर यूजर में ऑटोमेटिकली बन जाता है। Each person logging onto computer will have a user account protected by username। और इसमें किस तरह ये पॉसिबल होता है, नेम एंड पासवर्ड से। ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन द टास्क ऑफ मैनेजिंग द डिफरेंट यूजर अकाउंट, ये फैसिलिटी होती है। और इसमें हर कोई यूजर अपनी स्क्रीन के लेआउट को सेट कर सकता है। मुझे डेस्कटॉप वॉलपेपर अपना चाहिए, मिस्टर हाथी को अपना चाहिए, मिस्टर हनीफ को आइकन एप्लीकेशन डिफरेंट चाहिए, ये अपनी अपनी फोल्डर, अपने अपने फाइलें अपनी अपनी मैनेज देमसेल्व्स, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ओवरसीज करता है मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट। ये कौन बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस, ऑनर ऑफ दिस मशीन। द एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट अकाउंट्स, डिलीट यूजर अकाउंट एंड रिस्ट्रिक्ट यूजर अकाउंट एक्टिविटी। On large universities, industries, part of the operating system task will be overseas several user account. Since a complex multi-user system may be placed, the operating system has a maintain accounts for several users, managing data that can range from personal data and technical research work down the operating ordering of stationary multi-level multi-access level permits is control to take place. For example, a clerk in an office may have access to ordering stationery but cannot have the access to any personal data. ये होता ही है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जो हमें रिसोर्सेज की, जो फोल्डर की एक्सेस देनी है, लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जिसको जो हमने लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन लगानी है, एक्सेस परमिशन देनी है, वो दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल बूटिंग प्रोसेस को देखेंगे, फर्मवेयर क्या होता है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, बायोसिस में क्या रोल प्ले करता है, रैम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और इसको मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द चैप्टर को क्लोज करके, और 5th चैप्टर मैंने आपसे शेयर कर लिया स्टूडेंट्स। 5th चैप्टर को जरूर स्टडी करो डॉक्यूमेंट को, ताकि हम जल्द से जल्द फिर इसका यूजेस ऑफ इंटरनेट को देख सकें। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है इंशाल्लाह। और अगर बिफोर हॉलीडेज हम ये नहीं खत्म कर पाए, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो मैंने आपको विद इन हॉलीडेज वो स्टडी करने के लिए चैप्टर दे दिया है। तो इंशाल्लाह जब हम रिज्यूम करेंगे ऑन वेडनेसडे, अभी हमारे पास 3 लेक्चर और हैं स्टूडेंट्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उसके बाद हमारी ऑफ है फ्राइडे से ट्यूसडे तक। तो वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला हम लोग चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चले जाएंगे। उसका डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर कर लिया है। टाइम बड़ा शॉर्ट है बच्चों, आपने ध्यान से टाइम जब मिले थोड़ा आप इसको स्टडी करो, डॉक्यूमेंट्स को, अपनी बुक को स्टडी करो, पास्ट ईयर्स के पेपर देखो, आंसर्स कैसे किए जा रहे हैं उसका अटेम्प्ट देखो, और ताकि आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाए, आप जब पेपर में जाओ तो आप ग्रेड अच्छे के लिए जा सको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।